नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताजा अंक में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। गोपाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। गोपाल जी आर्थिक मामलों के जानकार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन भी है उनका इकोनॉमिक्स में, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी कि नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं। आज हम गोपाल जी से बात करेंगे। हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। वैसे तो उसका जो फुल फॉर्म है उसे CETA कहा जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन एक आम भाषा में हम उसे मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं। मैं उसका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देकर और फिर हम गोपाल जी से इस पूरे FTA के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल मामला भी है, और इसको कई तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि भी है जो भारत ने साइन किया, और अभी अमेरिका से बात चल रही है, इसलिए सबकी नजरें जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर टिकी हुई है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच ये जो व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA, जिसे आमतौर पर मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स, उन्होंने 24 जुलाई को यह समझौता लंदन में साइन किया। और उस समय जब यह समझौता साइन हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री कीर स्टारमर, उनकी उपस्थिति में यह समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते का महत्व आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि इसे लेकर लगभग 3 से 3.5 साल इस पर नेगोशिएशंस, आपस में चर्चाएं चली। और ये बातचीत लगभग जनवरी 2022 में शुरू हुई थी, और मई 2025 में कमोबेश सिद्धांत रूप से सब सहमति बन गई, और उसके बाद 24 जुलाई को विधिवत रूप से इस समझौते पर साइन हुआ। और इन 3 सालों के दौरान 15 से भी अधिक जो बातचीत के दौर हुए, और इस दौरान कई बार गतिरोध भी आया, कई बार बातचीत में थोड़ी दिक्कतें भी आई, लेकिन अंततः दोनों देशों ने अपने अपने जो संवेदनशील क्षेत्र थे उसको जो है वो प्रोटेक्ट करके रखा, लेकिन साथ ही एक मुक्त व्यापार की संभावना भी खोली। तो सबसे पहले तो गोपाल जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, ये मुक्त व्यापार समझौता होता क्या है। बेसिकली पहले WTO की बात होती थी, आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? नमस्कार अरुण जी, आपके दर्शकों को का मेरा को सबको अभिनंदन। और मैं आपके एपिसोड्स देखता हूँ बहुत डिटेल्ड तरीके से। किसी भी विषय को गहराई से समझने के लिए जो आजकल एक गैप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया है, उसको फिल करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि सुपरफिशियल डिस्कशन होने लगते हैं और किसी उसी पे डिबेट होने लगता है कि पहले तो इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं है और लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है और मुझे अच्छा लगता है आपके साथ इसमें भागीदारी करने के लिए, क्योंकि आर्थिक विषय मेरे इंटरेस्ट का भी सब्जेक्ट है। और अब पार्टी की तरफ से मेरा ये काम भी है कि इन विषयों को जनता लोगों तक पहुंचाएं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तक भी पहुंचाएं, और उनके अगर कोई रिजर्वेशंस हैं, सजेशंस हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म के रूप से हम सरकार की तरफ पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं। यह एक कार्य का मेरा विस्तार है। और जैसा आपने प्रश्न किया कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, और खासकर जब से US मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दी टैरिफ को, एक टैरिफ वॉर की तरह उन्होंने उसकी घोषणा कर दी। यूनिलेटरल टैरिफ वॉर, रेसिप्रोकल टैरिफ वॉर। और उन्होंने एक तरीके से डिसरप्शन पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के अंतर्गत कर दिया। तो उसका इम्पैक्ट हुआ है कई इकोनॉमीज में, और उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में भी होगा। और वह एक अपॉर्चुनिटी भी, मैं तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं। पहले क्या होता था कि जैसा आपने बोला, गैट है या जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ होता था, ऑर्गेनाइजेशन WTO के अंतर्गत होता था, या फिर मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे ब्रिक्स है, आसियान है,
फिर आरसेप था, फिर क्वेड है, एससीओ है, ऐसे कई तरीके के मल्टीलेटरल ट्रेड प्लेटफॉर्म्स थे जहां पे जो भी उसके मेंबर होते थे वो कंसेंसस बना के एक एग्रीमेंट आपस में साइन करते थे, क्योंकि कस्टम ड्यूटीज और बॉर्डर ट्रेड के ऊपर जो टैरिफ लगना है, और वो जो था वह सबको सब उन जितने भी मेंबर होते थे उनको सब पे वो लागू हो जाता था। तो इंडिविजुअल कंट्रीज को नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं थी। मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे एक फॉर्मेट के अंतर्गत ये तय हो जाता था कि इन इन चीजों में ऐसी ड्यूटीज रहेगी आपस में, और वो सब मेंबर कंट्रीज जो होते थे मोस्ट फेवर्ड नेशन के नाम से होता था, एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो फिर जो भी उसके मेंबर हो जाते थे उन सबको वही ड्यूटी स्ट्रक्चर लगाना पड़ता था। लेकिन उसके कारण कई बार फायदा भी हुआ कि एक बार नेगोशिएशंस में वीक कंट्रीज को उसका फायदा होता था। जो बायलेटरल एग्रीमेंट में अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ आप नेगोशिएट नहीं कर पा रहे, तो क्योंकि उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो आप वीक कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को उसका फायदा मिलता था, सभी को, मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंतर्गत। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ये जो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स थे ये वीक होते गए और लोगों को लगा कि इसमें हमारा, मान लो हमारा बांग्लादेश के साथ एक तरीके का एग्रीमेंट होना है, चाइना के साथ दूसरी तरीके का होना है, रशिया अमेरिका के साथ कुछ और होना है, किसी और ट्रेड है, मान लो रशिया के साथ हमारा ऑयल ट्रेड है, लेकिन अब सभी के साथ वो उस तरह से नहीं होगा। तो इसलिए लोगों को, कंट्रीज को ये लगा कि इसमें हमारे सारे इंटरेस्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं होते, तो धीरे धीरे बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने लग गए कि ठीक है, डब्ल्यूटीओ का तो मेंबर है ही हम, लेकिन हमने यूएस के साथ बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया, ये कर दिया, इस तरह से होने लग गए। और उसी का एक ऑल्टरनेटिव नाम भी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट में तो टैरिफ वगैरह का कोई डिफाइन नहीं है। फ्री ट्रेड का एक तरीके से कि हम टैरिफ को बहुत कम करेंगे यूनि बायलेटरली, और नेगोशिएट करके टैरिफ को दोनों रिड्यूस करेंगे ताकि दोनों कंट्रीज का आपस में ट्रेड बढ़ जाए। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वह यही है कि अगर हमने यूएस अभी यूके के साथ किया है, तो हमने सेक्टोरल लेवल पे हमने आपस में टैरिफ जो पहले एग्जिस्ट करते थे उन टैरिफ को डिफाइन कराए कि अब आने वाले पीरियड में, इसमें लॉन्ग टर्म पीरियड भी है, 10 साल भी है, 20 साल भी है, 30 साल का भी वो है, कि ये रोड मैप है कि हम टैरिफ को इस लेवल से यहाँ तक ले जाएंगे, इस प्रोडक्ट में आपके हम प्रोडक्ट अलाउ करेंगे इतने टैरिफ पे, और हमारे आप करेंगे। फिर उसमें कई में कोटा भी आइडेंटिफाई कर दिए, कि जैसे यूके को कहा है कि हमने आपकी 20,000 गाड़ियों को, 20,000 गाड़ियों को इंपोर्ट करेंगे ओवर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। तो वो कोटा भी डिफाइन कर दिया है कि अगर आप हमारे पे एक्स नंबर ऑफ व्हीकल हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे आपको 4x व्हीकल्स आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो इस तरह का ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और जब से ट्रम्प साहब ने ये करा है उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज ने ये सोचा कि एक तो काउंटर करना है, डिसरप्शन भी हो गया है, और अपने बायलेटरल जो बार्गेनिंग पावर है और इंटरेस्ट है उसको मैच करने के लिए अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्यादा पॉपुलर हो गए। बट हम ये भी मानते हैं, हमारी सरकार भी मानती है कि कई चीजों में ये एक एक कंट्री, अब मान लो यूएन में 193 कंट्रीज हैं। अब आप 193 कंट्रीज से तो एक एक करके तो नहीं सबके के साथ एग्रीमेंट कर सकते। कुछ मेजर कंट्रीज जिनके साथ अच्छा बड़ा ट्रेड है, जो या ट्रेड और टैरिफ में हमारे साथ अच्छा, उनके साथ आप कर सकते हो। बाकियों को हमने डब्ल्यूटीओ या इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही रखना चाहिए। और वी कर, क्योंकि इंडिया यह भी कोशिश कर रहा है कि हम एमर्जिंग इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज की लीडरशिप के रूप रोल भी हम अदा करें। साउथ जो है, ग्लोबल साउथ की भी लीडरशिप हम अदा करें
अफ्रीकन कंट्रीज के भी इंटरेस्ट को वॉच करे, और हमारी तो हरदम ये पद्धति भी रही है वसुधैव कुटुंबकम। तो उसके लिए हम लोग यह भी कोशिश करते हैं कि ये मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म जो है वो पूरी तरह से डिफंक्ट ना हो। लेकिन यूएस इस बात पे आमदा है कि ये मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके माध्यम से हम नहीं चलेंगे। अ, ये जो समझौता हुआ है, इसकी ऐसी क्या खास चीजें हैं जिससे कि भारत को फायदा हो? देखिए, इसके लिए थोड़ा ऐतिहासिक रूप से अरुण जी मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। क्योंकि जब ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है तो गिव एंड टेक होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता दो लोग नेगोशिएट कर रहे हैं कि सारा कुछ हमें ही फायदा मिल जाए, तो दूसरा कंट्री क्यों करेगा। तो बार्गेनिंग होती है इन चीजों में, और दोनों के इंटरेस्ट, कुछ हमने इंटरेस्ट को बार्गेन किया तो हमने कुछ इंटरेस्ट अपना गेन भी किया। तो 100% केवल इंडिया का ही फायदा हुआ ऐसा नहीं है, यूके का भी फायदा हुआ, लेकिन मतलब दोनों का ही फायदा है बेसिकली जो है। दोनों का फायदा। और ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा अगर $56 बिलियन का हमारा अभी यूके के साथ बायलेटरल ट्रेड है, जिसमें $11 बिलियन का, US डॉलर्स का हमारा सरप्लस है, तो हम इसको $100 बिलियन तक लेके जाएं। तो अगर डबल हो जाएगा तो ट्रेड से हमारी इंडस्ट्री को फायदा होगा, और हमारे यहाँ सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड है, मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्लूडेड है। सभी तरह के रिसर्च डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन कैपिटल का भी आदान प्रदान भी इसमें इंक्लूडेड रहता है, लेबर का भी सारा रहता है। तो इन सब चीजों में हम लोगों ने आपस में नेगोशिएशन करके ये किया है। दूसरी बात मैं ये भी आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ, ये लोगों के सामने अच्छी तरह से बात जानी चाहिए कि ये ये जो यूके से बात चल रही है, 2 दशक से चल रही है ये बात। 2 दशक पहले ये यूपीए के टाइम पे ये बात हुआ था कि हम यूके के साथ एक एफटीए साइन करेंगे, बीटीए साइन करेंगे। लेकिन उसके बाद अड़चने आती रही, और स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होता है, लीडरशिप भी चाहिए होती है। डोमेस्टिक जो कंपल्शंस हैं, ये डोमेस्टिक नैरेटिव्स को भी आपको डेमोक्रेसी में उनको समाहित करके उनको भी काउंटर करके आगे बढ़ना होता है। हमने देखा कि कैसे डब्ल्यूटीओ साइन करने के वक्त एक बड़ा मुहिम चला था कि हमें डब्ल्यूटीओ साइन नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में हम लोगों ने साइन किया जब सर्विस इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर भी डब्ल्यूटीओ के पार्ट हुए, केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ। तो इंडिया का क्योंकि उसमें डोमिनेंस था, इंटरेस्ट था, तो वो फायदा भी हुआ, हमने साइन भी किया। तो ये 20 साल से, 2 दशक से ये चला था, लेकिन किसी न किसी कारण से कर नहीं पाए। बीच में यूपीए ने क्या किया कि आसियान कंट्रीज जो लगभग 11 कंट्रीज हैं, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ज्यादा हैं, चाइना जिसकी लीडरशिप करता है, उनके साथ, आसियान कंट्रीज के साथ हमने बीटी, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ली। अब ये 2010, 6 और 10 के बीच में ये साइन हुए। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका ये कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो, और ये जो वियतनाम, फिलीपींस, ये जो कंट्रीज हैं, ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं भारत के कॉम्पिटिटिव कंट्रीज माने जाते हैं। यानी उन्हीं प्रोडक्ट को यह भी मार्केट करना चाहते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट को यह भी मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, उन्हीं में इनकी स्ट्रेंथ है, जिसमें सिमिलर टू इंडिया है। जैसे बांग्लादेश है तो टेक्सटाइल में हम भी बहुत बड़ा काम करते हैं, बांग्लादेश ने पीछे आ रहा था कि बांग्लादेश ने हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज थे, इनके आसियान कंट्रीज के साथ एफटीए कर लिया। उसका नुकसान क्या हुआ कि इन कंट्रीज को हमारा जो लार्ज मार्केट है उसका फ्री एक्सेस मिल गया, और चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को इन कंट्रीज में स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। और उन कंट्रीज में कंट्रीज ऑफ ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट है वह उतना ज्यादा स्टैब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं चलता कि मान लो चाइना से
ओरिजिनेट हुआ है कंट्री, और उसके बाद उसने असेंबल और वो करके इंडोनेशिया में कर दिया, फिलीपाइंस में कर दिया, तो ये तो पता नहीं चलेगा कि वो वहां पे बना है या चाइना से ओरिजिनेट। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट तो ले आए, बट वो उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल उसको इंट्रोडक्ट उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था। तो चाइना को एक एक्सेस मिल गया उसकी मैन्युफैक्चरिंग को हमारे इंडियन मार्केट्स में, और इन कंट्रीज को भी एक एक्सेस मिल गया, क्योंकि वैल्यू एडिशन तो होता ही है उन कंट्रीज में। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा नुकसान हो गया, और हमारी मैन्युफैक्चरिंग को काफी ज्यादा उसमें एक नेगेटिव जो हुआ, डिस्रप्शन हुआ और काफी नुकसान हो गया। और हमारी मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई खासकर, ये सब चीजें, ये जो इंडस्ट्रीज है, उसको नुकसान हो गया। तो हम लोगों ने जब 14 में आए तो हमने कहा ये वी शुड रीथिंक ऑन एफटीए विथ आसियान कंट्रीज, और उसी में आरसेप पे भी हमें बड़ा प्रेशर था। 16 कंट्रीज हैं। आप तो कई डोमेस्टिक के लोग भी कहते थे कि आरसेप नहीं साइन करेंगे तो वी विल बी थ्रोन आउट ऑफ दिस 16 countries market, etc. But our Prime Minister and we all thought that we should not at this stage sign RCEP, because it will give free access to China and countries which are competitive to us। तो यह नुकसान होगा, तो हमने आरसेप नहीं साइन किया। और हमने उसके बाद अपनी विजन को चेंज किया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करना चाहता हूं मैं, कि जिन कंट्रीज में हमारी डोमेस्टिक सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग को रीजनल सप्लाई चेन और ग्लोबल सप्लाई चेन में एक्सेस मिलेगा, अल्टीमेटली कोई भी प्रोडक्ट, अरुण जी, पूरा का पूरा ना हिंदुस्तान में बनता है, ना चाइना में बनता है, ना इंडोनेशिया में, ना यूके में। कहीं से नट आता है, कहीं से बोल्ट आता है, कहीं से कुछ आता है, प्रोडक्ट आता है, कहीं से बैटरी आती है, कहीं से कुछ आता है, और असेंबल होके ग्लोब एक सप्लाई चेन बनती है, फाइनल प्रोडक्ट वो करते हैं। वैल्यू एडिशन अलग अलग जगह से होता है। तो उन कंट्रीज के ग्लोबल सप्लाई चेन्स, कुछ स्टेब्लिश ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, कुछ जैसे ऑटोमोबाइल की ग्लोबल सप्लाई चेन है, फार्मास्यूटिकल की ग्लोबल सप्लाई चेन है, टेक्सटाइल की ग्लोबल सप्लाई चेन है, एयर स्पेस डिफेंस इनकी सप्लाई चेन है। तो हमने कहा इन कंट्रीज के साथ हमें अपने को ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए जो ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ अलाइंड है, रीजनल सप्लाई चेन के साथ अलाइंड है, और हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हमारी सर्विस इंडस्ट्रीज, हमारे जो ये जो वेरियस इंडस्ट्रीज हैं, वो उनके साथ अलाइन हो जाए। तो ये कौन सी कंट्रीज हैं? जिन वो है, यूरोप है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, इवन यूएसए भी है। तो इन जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, उनके साथ हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है सेक्टर, वो इनके साथ अलाइन हो जाए, इनकी सप्लाई चेन में अलाइन हो जाए। और जिन जो कंट्रीज हमारे कॉम्पिटिटिव सप्लाई चेन को सपोर्ट मतलब पार्टिसिपेट करती है, उनके साथ हम विड्रॉ कर लें। और इसका बड़ा फायदा, ये ये एक है, विजन भी है, और ये एक डायरेक्शन भी है, जिसका मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो आज हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, वो मल्टीपल कारणों से है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत मजबूत है। आज हमारा, आप देखिए, ऑटोमोबाइल, हम ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट हो गए। फार्मास्यूटिकल में हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड है, ग्लोबल लेवल पे वैक्सीन के ऊपर इंटीग्रेटेड है। हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी, हमारी फिनटेक, हमारी सर्विस इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज, ये सारी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग, ऐसे प्रोफेशंस हैं, इन सब भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट करने का रास्ता खोला है। उस डायरेक्शन में चले, इसीलिए हमने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से फ्री एफटीए किया। हमें कोल की आवश्यकता थी, कोल हमारे एनर्जी के लिए बहुत जरूरी था। ऑस्ट्रेलिया में कोल बहुत है, हमने कोल के इंपोर्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट किया। यूएई में हमारी सर्विस इंडस्ट्री के लोग बहुत जाते हैं, वहां पे हम लोग बहुत सारी फूड आइटम्स, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनको सप्लाई करते हैं, उसके साथ किया। अब ये यूके के साथ किया, यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसमें बाकी सारे कंट्री, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, ये सब सारे, नीदरलैंड, बहुत सारे सारे यूरोपियन नेशंस आते हैं, उनके साथ कर रहे हैं। हम तो यूएसए के साथ भी चाहते हैं करना, लेकिन
यूएसए के साथ अभी कई हिंड्रेंसेस हैं, कई चीजें वो बढ़ रहा है, लेकिन बट हम सोचते हैं कि जब तक यूएसए के साथ होता है या नहीं होता, क्योंकि वो जो ट्रम्प साहब हैं वो इस वक्त फिकल माइंड से चलते हैं। उनका एकदम स्टेट वो नहीं है कि आज उन्होंने कह दिया कल फिर वो चेंज कर दे। तो मैं हम उसके लिए इस पे ना बहुत एक जल्दी छोटा में सा नहीं है। एनेक्डोट आपको बताता हूँ कि मैं वो देख रहा था, एक स्टैंड अप कॉमेडियन ही है। तो वो बड़ा अच्छा कह रहे थे, वो कह रहे थे कि ट्रम्प जो है, उन्होंने जो है ना न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को या मीडिया इंडस्ट्री को जो है ना एक तरीके से रिवाइव कर दिया है। कि हर व्यक्ति जो है, जो थोड़ा भी कंसर्न्ड है, मतलब काम धंधे या किसी भी चीज से, वो रोज सुबह उठता है और सबसे पहले अखबार में ये पढ़ने की कोशिश करता है या न्यूज में देखने की कोशिश करता है कल रात को इस व्यक्ति ने क्या कर दिया होगा, जो है कि कोई नया ऑर्डर तो नहीं निकाल दिया, जो है। तो सारे लोगों को बिल्कुल। काम पर लगा दिया बेसिकली ट्रम्प साहब ने, जो है ना पूरी दुनिया के अंदर हर आदमी अलर्ट मोड में है कि आदमी कभी भी कोई भी चीज की जो है घोषणा कर सकता है। जैसे अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ही बंद कर दिया उन्होंने, जो है। अच्छा। तो मतलब ये एक जो है, बट हाँ, ठीक है, वो उनका वो एक, प्रेडिक्टेबल नहीं है, हाँ, अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है, आई थिंक ही इज कंसिस्टेंट यूजिंग नहीं इट है। एज ए स्ट्रेंथ बेसिकली टू स्ट्रेंथन। वो ठीक है, ऑब्वियसली अमेरिका के प्रेसिडेंट है तो अमेरिका के इंटरेस्ट को देखेंगे ही, और वहां के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, जो है। तो बहरहाल, बट हाँ, तो आप प्लीज कंटिन्यू करिए। और मैं एक और चीज इसमें जानना चाहता हूँ, आपने भी एक हाल में आर्टिकल भी लिखा था, और उसमें आपने खासकर एक चीज की बात की कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से पहले भारत ने पूरी तैयारी की, और तैयारी की हमारे जो माइक्रो, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं, जिनको हम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको हम एमएसएमई कहते हैं, यानी कि जो बेसिकली छोटे लेवल के जो हमारे यूनिट्स हैं, और खासकर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के फील्ड में जो हैं, तो वो पहले जब भी कोई जब भी कोई एग्रीमेंट होता था तो वो सबसे ज्यादा जो है उनके ऊपर खराब प्रभाव पड़ता था। लेकिन आज उनके ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा शायद एडवांटेज उठाएंगे इस चीज का। यहाँ वो इतने स्ट्रेंथन है कि दे कैन, मतलब अगर कुछ थोड़ा बहुत झटका लगता भी है, तो ये जो तैयारी हुई है इसके बारे में थोड़ा सा, इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा जरूर बताएं। हाँ देखिए, आपने महत्वपूर्ण बात उठाई है और मैंने उसको बहुत एक्सटेंसिवली उस आर्टिकल में भी कवर किया है। और उसके ऊपर कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा और जो हम उसका लिंक गवर्नमेंट। भी शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर्टिकल। हाँ, और उसमें कुछ चीजें गवर्नमेंट ने उन सजेशंस वगैरह पे एक्शन भी, गवर्नमेंट का स्यू मोटो भी काफी एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट रहता है, करने भी लग गए। देखिए, जैसे हमने ये कहा कि हमारा डायरेक्शन और ये चेंज हुआ है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से ट्रेड बढ़ जाएगा ऐसा नहीं होता। हमने टारगेट रखा है यूके से कि $100 बिलियन का हम ट्रेड, बायलेटरल ट्रेड कर देंगे 56 से। लेकिन एफटीए कर दिया तो ये हो जाएगा ऐसा नहीं होता। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने, हमने जापान और कोरिया से, यूपीए के बहुत सालों पहले जापान और कोरिया से एफटीए साइन किया है, कुछ भी ट्रेड नहीं बढ़ा। उनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जापान और कोरिया से कोई ट्रेड में फर्क नहीं हुआ, इजाफा नहीं हुआ मेजर। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केवल करने से ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, बट उसके लिए हमारी इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना जरूरी है। अगर हमारी इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो फिर हम उस मार्केट में स्टैंड नहीं करेंगे। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हम वहाँ, एक तो वो वहाँ के प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल वहाँ के मार्केट में नहीं होंगे, और हमारे कॉम्पिटिटर्स को हम compete नहीं कर पाएंगे। तो हमारा यह भी फोकस है कि अनेबलिंग एनवायरनमेंट तो हम करेंगे, लेकिन उसके पहले डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है। तो स्ट्रेंथन कि दो एरिया से होता है, एक तो कॉस्ट रिडक्शन होना, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की होनी चाहिए। अगर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं हुई तो हम ग्लोबल मार्केट में स्टैंड नहीं करेंगे हमारी मैन्युफैक्चरिंग। दूसरी चीज है क्वालिटी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को आगे लेके जाना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर स्टेब्लिश करना, ये सारे चीजें भी बहुत जरूरी है। अब जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी, जो आपका प्रश्न है, सबसे बड़ी बात है कि एफटीए हम साइन करते जाएंगे, करते रहेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन दो एरियाज में स्ट्रेंथन नहीं होगी, हम एफटीए का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने
इस बात पे पीछे पिछले एक दशक में काफी कोशिश की है मोदी जी ने कि हम कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस के रूप में अपनी इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करें। उसमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, मेजर है, लैंड है, पावर है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए किसी को आसानी से समझ आ जाएगा, जमीन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, पावर चाहिए। उसके बाद उसको माल, कच्चे माल की आवाजाही की कॉस्ट है, और प्रोड्यूस माल की आवाजाही की कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जिसको कहते हैं, लैंड, लेबर, और जो ट्रांसपोर्टेशन, ये चीजें मेजर, और पावर, ये चार पांच चीजें, और रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए जो अवेलेबिलिटी। तो हमारे पास लेबर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, एबंडेंट है, कॉस्ट भी हम इफेक्टिव है। हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड, ये काफी ज्यादा था। ग्लोबल स्टैंडर्ड अगर आप देखें तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज क्वाइट हाई। हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर का इंडस्ट्री जो है वो लगभग 16% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। अब प्रधानमंत्री जी ने, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप देखते हैं, रोड कैसे होगा, रोड, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, और जो फ्री, ये जो मैन्युफैक्चरिंग, जो एक्सप्रेसवेज जो है, डिफेंस कॉरिडोर है, मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर है, इन सबको बना के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने का एक लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आए थे। और ये पिछले हमारे पूरे रेंज में, और ये टारगेट रखा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है 16%, उसकी कंट्रीब्यूशन को हम 10% पे ले आएंगे। मतलब टारगेट आप देखिए कैसे क्या, कि जीडीपी को लॉजिस्टिक सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 16%, तो उसको यानी ऑलमोस्ट 60% घटा के हम अपने रॉ मटेरियल और फिनिश गुड की ट्रांसपोर्टेशन को कम करेंगे, ताकि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हमारी इंडस्ट्री हो। एक ये। दूसरा, जो जीएसटी ने भी इस पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। जो आपने सुना होगा कि टोल, मल्टीपल टोल पे दो दो तीन ट्रक खड़े रह जाते हैं। 10 10 आज तमिलनाडु से कोई चीज आनी है तो पहले 10 15 दिन लगते थे, आज 3 4 दिन में वो सामान आ जाता है, क्योंकि टोल का ई वे बिल ये सब आ गए। तो कॉस्ट भी बढ़ गई, घट गई, पेट्रोल की कॉस्ट भी घट गई, टाइम भी रिड्यूस हो गया। पोर्ट को बहुत डेवलप कर रहे हैं, वाटरवेज, सीवेज, एयरवेज, फ्रेट कॉरिडोर, और ये सारी चीजों को। तो एक तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर रहे हैं। दूसरा, पावर के सेक्टर, ये न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी है जिसके अंतर्गत ये सारा काम हो रहा है। इसमें मल्टीपल बेनिफिट ये हो रहा है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है तो उसमें स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और लेबर, इन सब का डिमांड इकोनॉमी में बढ़ता है, और लिक्विडिटी भी मार्केट में बढ़ती है, और लॉजिस्टिक, तो यह डबल बेनिफिट हो रहा है। तो लॉजिस्टिक पॉलिसी एक लेके आए। पावर सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, और ये जो ग्रीन एनर्जी, इसके माध्यम से जो ट्रांसमिशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें बहुत लीकेजेस थे, उन सबको कम करने का सरकार ने, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिन्यू करके, स्ट्रेंथन करके, कॉस्ट ऑफ पावर को रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि 70% ऑफ आवर एनर्जी कंजम्पशन इज इंपोर्टेड, ऑयल इज इंपोर्टेड। तो 70 to 80%, तो उसको रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सीएनजी, इन सब के एनवायरमेंटल भी वो बेटर हैं, और एनवायरमेंटल कॉस्ट भी उनकी कम है, तो इस तरह से एनर्जी की कॉस्ट को कम किया। लैंड रिफॉर्म्स एक एरिया है जो कॉम्प्लिकेटेड है। हमारी सरकार ने कोशिश की थी लैंड रिफॉर्म्स को लाने के लिए, लेकिन किसानों की समस्या को, क्योंकि इकोनॉमिक डिसीजन तो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को रिकंसाइल करना होता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन सरकार ने उसके लिए ये किया कि सबसे बड़ी आवश्यकता होती लैंड पूल की, तो एक नेशनल पोर्टल बनाया लैंड पूल का, और उसमें स्टेट्स को कहा कि जो आपके पास लैंड अवेलेबल है
वो आप उस पे पूल पे आप नेशनल पोर्टल पे आप डाल दीजिए, लैंड बैंक्स बना दिए। और ग्लोबल लेवल पे कोई लार्ज इंडस्ट्री किसी को भी चाहिए तो वो गौर उसमें वह वहां से लैंड की अवेलेबिलिटी देख लेगा, और वो चीजें मल्टीपल जो परमिशंस थी उसको सिंगल विंडो स्टेट लेवल पे, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग में ना जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसमें स्टेट का रोल ज्यादा है। जहां तक सेंटर का रोल था उसमें बहुत सारी सरकार, हमारी सरकार ने काम कर दिया। जीएसटी के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, पोर्ट के माध्यम से, कस्टम ड्यूटी टैरिफ को इक्वलाइज करके जो उनके प्रॉब्लम्स थे। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, कई बार होता है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बड़े प्रॉब्लम थे कि रॉ मटेरियल पे तो आपने हायर ड्यूटी लगा दी, फिनिश गुड पे कम लग गई। तो अगर कोई ने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके कोई चीज अपने देश में किसी मैन्युफैक्चरर को बनानी है, तो उसको वो वो रॉ इंपोर्ट तो रॉ मटेरियल महंगा कर रहा है, तो और उसके साथ कॉम्पिटिटिवली फिनिश गुड उससे सस्ते में इंपोर्ट हो रहा है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स को जीएसटी के अंदर भी इसको भी कम किया है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है, इंडिविजुअल टैक्स को कम किया है, जीएसटी के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स को कम किया है। यह चीजें की, और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को स्टेट्स को, क्योंकि बहुत बड़ा रोल स्टेट्स का है, परमिशन देनी है ये करना, तो उनको भी एनकरेज कर रहे हैं कि आप स्टेट का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मॉडल तैयार किया है, जैसे ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज का होता है। तो आप उत्तर प्रदेश में, मैं रहता हूं, मैं आपको एग्जांपल दूं कि 2017 में हमारी सरकार आई थी, बीमारू राज्य में उत्तर प्रदेश था, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे पायदान पे देश में आ गया है। और उद्योग मित्र जो उत्तर प्रदेश का जो पोर्टल है उसमें सारी इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्री लगाने के लिए, परमिशन के लिए, पेमेंट रिलीज रेंट देने के लिए, एक्सटेंशन के लिए, नक्शा पास करने के लिए, एवरीथिंग हैज टू गो थ्रू दैट उद्योग मित्र, एंड नो सब्जेक्टिविटी इंटरवेंशन। ये सब है कि दौड़ भाग करना, तो ये सब चीजें सरकार कर रही है। उसके साथ क्रेडिट अवेलेबिलिटी सेंटर बहुत, आरबीआई के साथ जो प्राइम रेट है उसको भी काफी कम करते जा रहे हैं। वेरियस मुद्रा लोन, ये जो है स्टैंड अप जो स्कीम्स हैं, फिर वेंडर्स है, ये सारी चीजों के साथ सरकार काम कर रही है। और तो पावर के कॉस्ट कम करने का प्रयास किया है, लैंड की अवेलेबिलिटी और उसको स्ट्रीमलाइन करने का काम सरकार ने स्टेट के थ्रू पुश अप करने का काम किया है। फिर उसके साथ परमिशंस वगैरह को स्ट्रीमलाइन किया, टैक्सेशन को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें करी हैं, टैक्स को भी रिड्यूस किया है। और वेरियस क्रेडिट अवेलेबिलिटी के अंतर्गत सरकार ने बैंकों को स्ट्रेंथन किया, उनकी लैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है, और इंटरेस्ट रेट को भी कम किया है। तो एफटीए के साथ इन सारी चीजों को जो एक 10 साल में एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है सरकार ने, जिसके कारण हमारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो थे, जो कि किसी भी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए रोबस्ट होने चाहिए, जैसे इन्फ्लेशन आज हमारा 2% से कम है, फिस्कल डेफिसिट 4.65% से कम है, हमारी इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ रेट ग्लोबली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा एफडीआई वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। तो यह मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी बड़े रोबस्ट है, तो यह एक इकोसिस्टम भी क्रिएट किया हुआ है। और उसके साथ ही एफटीए भी किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग को काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं, और इसी कारण स्पेस टेक्नोलॉजी में कई स्टार्टअप आ रहे हैं, और जो डिफेंस में कई स्टार्टअप आ रहे हैं जो बड़े सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये सारा जो बेसिक इकोसिस्टम इनेबलिंग एनवायरनमेंट कर रहे हैं, तो सरकार इस चीज में ये जो अभी एक दो चीजों में और काम करना है, वह ये है कि हम लोग उस पे फोकस भी कर रहे हैं कि ये जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का जो रेस्ट्रिक्शन होता है, जिसको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देते हैं, कि आपने कार्बन एमिशन के लगा दिए, या आपने दूसरी तरह की चीजों के लेबर को रेस्ट्रिक्शन लेके लगा लगा दिए। देते हैं कि आप, हाँ, जैसे हमारे यहाँ नॉन, पे परंपरा है कि जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो आप अपने बच्चों को परिवार सिखाते हैं जो चले आ रहे होते हैं, और वो एक हाँ कल्चरल, हमारी एक जो है वो कल्चर में रूटेड है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो चाइल्ड लेबर है।
तो कि एक परिवार में बेसिकली जो है वो जो एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो पास ऑन हो रहा है, लेकिन अब वो उसी चीज को लेकर जो है अपने क्राइटेरिया में जो है चाइल्ड लेबर का लगाकर जो है वो अक्सर जो है वो कई प्रोडक्ट्स को वो कर दिया जाता है। तो ये भी मतलब एक दर्शकों से मैं वो जो है वो साझा कर रहा हूँ। और मैं इसके साथ ही एक अंतिम सवाल भी जोड़ देता हूँ। आप नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में तो बता ही रहे हैं, कि एक मेरा अंतिम प्रश्न साथ में ये भी बताइएगा, ये एग्रीकल्चर और जो डेयरी सेक्टर है इसको लेके, मतलब भारत तो स्टेडफास्ट रहा है अभी भी डेयरी सेक्टर, और जहां तक मेरी जानकारी एग्रीकल्चर सेक्टर भी हम उस तरीके से हमने खोला नहीं है। अमेरिका भी दबाव डाल रहा है, और जहां तक मेरी जानकारी है कि मेन जो मुद्दा अटका भी हुआ है वो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि, लेकिन ये हमारे एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को जो है ये क्यों इतना जो है कोवेटेड है, और क्यों हर जो देश है अपने प्रोडक्ट्स बेसिकली इसके अंदर जो है वो एंटर करना चाहता है। और आप कैसे देखते हैं इस पूरी चीज को? आप नॉन टैरिफ बैरियर्स वाली बात कंप्लीट करके इस पे भी थोड़ी रोशनी डाल। नहीं तो सरकार ने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए इंस्टीट्यूशंस जो बीएसआई है और भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है, पेटेंट है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने का प्रयास किया है ताकि हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करें। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर भी सरकार लेके आई है कि आपको किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, ये इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर भी लेके आए। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और चर्चा भी हो रही है कि उसको भी बहुत स्ट्रीमलाइन करना है। एकदम रामबाण नहीं है कि क्वालिटी कंट्रोल आपने एकदम लगा दिया तो आपको, एमएसएमई को, कई स्टेट में लार्ज इंडस्ट्रीज को तो फायदा हो जाता है, छोटी इंडस्ट्रीज को नुकसान होता है। तो ये सारी चीजों में सरकार कर रही है। और जो आपने कहा कि देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी अगर 55% से ज्यादा देश की जनसंख्या एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है और प्रोडक्शन होता है, उसकी जो वेगरीज ऑफ नेचर जिसको कहते हैं कि अगर प्रोडक्शन बहुत हाई भी हो गया, बढ़ भी गया, केवल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जब होते हैं एग्रीकल्चर में, या प्रोडक्शन का इंक्रीज करने के जब फैक्टर्स आ जाते हैं और इंक्रीज भी हो जाता है, तो प्राइस काफी डिक्रीज हो जाता है। तो ग्लोबली सब लोग फार्मर इंडस्ट्रीज को, क्योंकि ओवरऑल जो फूड एंड अदर इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है वो ग्लोबली बहुत हाई है, जितना कंजम्पशन की कैपेसिटी है उससे ज्यादा प्रोड्यूस ग्लोबली होता है। तो ज्यादातर कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में, इंडिया में भी, तो उसके लिए सब अपने डोमेस्टिक मार्केट में डंपिंग ना हो फूड आइटम्स की, इसलिए डोमेस्टिक एग्रीकल्चर सेक्टर के किसानों को, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, अगर प्राइस गिर गया, किसान लोगों ने प्रोड्यूस करना छोड़ दिया, तो फिर जैसे पोटैटो में देखा, अनियन में देखा कि हमने कब कई बार खबर देखते हैं कि उनने सड़कों पे फेंक दिया, क्योंकि प्रोडक्शन तो बहुत हुआ लेकिन प्राइस इतना गिर गया कि वायबल ही नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के बाद। तो इसलिए डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को हम प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जो अब यूके के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ ना अरुण जी, उसमें हम, इसलिए ये तो बेसिक हमने जो, मैंने आपको सारा बताया कि एफटीए क्या फायदा है, क्या विजन है, कैसे हमने स्ट्रेंथन करना है। तो और हम एक और लेवल पे बहुत काम कर रहे हैं जिस पे हम लोग भी काफी सरकार को फीडबैक देने का प्रयास करते हैं, वो है कि आप ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं। हमने यूएस की बात की और भी चाइना की भी अनसर्टेनिटी, कभी वो रेयर अर्थ मेटल को रोक देता है, कभी कंटेनर को वेस्ट वो एशिया में रोक कॉन्फ्लिक्ट देता चल है, रहा है पूरा। कई बार सैंक्शन लग जाते हैं, ऑयल लीक करता है। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज तो है, लेकिन हम डोमेस्टिक अनसर्टेनिटीज को तो रोक सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि डोमेस्टिक अनसर्टेनिटीज एक स्टेबल पॉलिसीज आए, टैक्सेशन की, वो उस बाकी सारी चीजों की एक जो पॉलिसीज लेवल पे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, लॉजिस्टिक पॉलिसी है, लेबर पॉलिसी है, और सारी पॉलिसीज जो है, रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसीज है, इन सब में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एक पॉलिसी बना ले, डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी को हम कम करें। तो इस पे भी बहुत काम सरकार कर, कल भी आप देखेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस में काफी बड़ा आइटम न्यूज था कि सरकार ने कहा, हम लोगों ने इस आर्टिकल में भी मैंने काफी लिखा है कि हमें
ग्लोबल अनसर्टेनिटी को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी पे बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। तो इन सब का एक भूमिका के बाद सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने यूके से किया है, और इसका टारगेट $56 बिलियन से लेके बढ़ा के हमारा बायोलेटरल ट्रेड को 100 बिलियन करना है। और यह एक तरीके से लैंडमार्क एग्रीमेंट होगा कि इस जब एक बार एक इमेज भारत की बढ़ के आई है कि हमने एक वी वांट अ ग्लोबल ट्रेड टू डेवलप। हम जो एक कई बार कई कंट्रीज ने कि इंडिया इज अ हाई टैरिफ कंट्री, इंडिया इज ए क्लोज्ड इकोनॉमी, ये बात नहीं है। बट हमने अपनी डोमेस्टिक इंटरेस्ट को पूरी तरह प्रोटेक्ट किया है। अगर यूके को हमने एक्सेस दिया है तो वो उन सेक्टर्स में दिया है जहां पे हमारे पास बहुत बड़ा उसका ट्रेड, जैसे हमने स्कॉच विस्की है, या जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ईवी के अंदर है, जिन इंडस्ट्रीज में हमारा बहुत बड़ा कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन नहीं था या बहुत बड़ा कंजम्पशन हमारे देश में नहीं था, उन इंडस्ट्रीज में हमने उनको मार्केट एक्सेस दिया है। और हमारा एग्रीकल्चर, हमारा जो एम है कि कृषि क्षेत्र में है, किसानों की आय बढ़ानी है, तो एग्रो प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट हमने 99% ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है, लेदर एंड फुटवियर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल्स है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है, फिर सर्विसेज है। सो उन चीजों, इन एरियाज में ऑलमोस्ट 99% ऑफ द आइटम्स वी हैव बीन एबल टू नेगोशिएट एंड रिड्यूस द ड्यूटी विच यूके विल चार्ज टू 0%। 100% ड्यूटी वेव ऑफ किया है मतलब इन ड्यूटी फ्री सारे एक्सेस है एरिया। बेसिकली। हाँ, तो मैं आपको कुछ इसका इम्पैक्ट बताता हूं जो कि सबको समझना पड़ेगा। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में एक तो एग्जांपल आपके सामने दूंगा। यूके का मार्केट साइज है ऑलमोस्ट $30 बिलियन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में। इंडिया का इसमें प्रोडक्शन पोटेंशियल है $33.86 बिलियन का पोटेंशियल है। हम यूके को कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी? $1.73 बिलियन। यूके का टेक्सटाइल मार्केट है $30 बिलियन का। हमारा $33 बिलियन का, $34 बिलियन का पोटेंशियल जो कैपेसिटी है, पोटेंशियल टू एक्सपोर्ट, और हम यूके को कह रहे हैं 1.73%। अब इसमें हमने जीरो ड्यूटी ले ली। इसमें जो ड्यूटी थी, जो काफी हाई थी, 12% की ड्यूटी थी यूके जो लेता था, वो अब 0%। तो हम अब पोटेंशियल हमने ओपन कर दिया है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम है कि वो उसको बेनिफिट ले। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे मैंने नाम दिए, लेदर एंड फुटवेयर में 16% था। इसमें यूके का जो मार्केट पोटेंशियल है $10 बिलियन का है, और इंडिया का जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, वो $5.5 बिलियन का, और हम एक्सपोर्ट अभी यूके को कर रहे हैं 0.47। तो अपॉर्चुनिटीज गैलोर। और उन एरियाज में एग्रो प्रोडक्ट में है, और हमने 95% अपने एग्रो प्रोडक्ट को यूके के लिए जीरो, डेयरी एंड एग्रो प्रोडक्ट में 0% ड्यूटी से खोल दिया है। मिल्क है, बाकी चीजें हैं एग्रो, उसमें सारी चीजें हैं। तो हम जो दूसरी तरफ हम जो काम कर रहे हैं वो है, अमित शाह जी इस बात पे बहुत फोकस करें कि हमें एफपीओ बनाए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो फार्म के लेवल पे ही वैल्यू एडिशन करें, ताकि केवल डोमेस्टिक जो हम एग्रो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका वैल्यू एडिशन हो। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जस्ट बहुत लाइक बना, कोऑपरेटिव मिल्क सेक्टर में हमने डेयरी सेक्टर में कोऑपरेटिव किया था। सेक्टर में बहुत रिफॉर्म्स अभी 3-4 दिन पहले ही न्यू कोऑपरेटिव पॉलिसी लेके आए, जिसमें कोऑपरेटिव सेक्टर को और इस बहुत सरकार ने तो push पहली करना बार है। कोऑपरेटिव्स की मिनिस्ट्री अलग से बनाई है, जिसको अमित शाह हाँ, जी। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं के बनाए। तो ये सारी चीजों से, ऐसे ही सारी चीजों में, जेम्स एंड ज्वेलरी में जो बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री है, यूके जो इंपोर्ट करता है 78.8
85% उसका मार्केट, $1 बिलियन का मार्केट साइज है यूके का जेम एंड ज्वेलरी में। हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो $33 बिलियन का है, और हम 0.57 ही कर रहे हैं अभी $1 बिलियन का यूके। तो ये सारे चीजों में है, फार्मास्यूटिकल है, एग्रीकल्चर का मैंने बता दिया। ऑटोमोबाइल में, ईवी में हमने खोला है यूके को के इंपोर्ट के लिए, लेकिन हमने एक कंडीशन लगा दी है कि जो कोटा लगा दिया है, कोटा कर दिया है कि 20,000 कार्स आप ओवर 10 ईयर्स, एक डिकेड, एक पीरियड है उसमें आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, और दैट हैज टू बी व्हीकल मार्केट एक्सेस, एक वैल्यू है कितने पाउंड के ऊपर की कारें आप कर सकते हैं। तो और उसमें अगर इंडिया कभी मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो इंडिया को 4x कोटा मिलेगा, 4 टाइम्स द व्हाट कोटा वी गिव। तो ये मुझे लगता है। और एक और बड़ी बात वो की है कि डबल कंट्रीब्यूशन, जो सर्विस इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ से बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, और जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, ये बहुत, और अलग अलग इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल लोग हैं, एमबीएस वगैरह हैं, वो यूके में जाते थे, जॉब के लिए जाते थे, नौकरी के लिए जाते थे, तो वो वहाँ पे एक सोशल सिक्योरिटी उनकी कट जाती थी। या 12% या लगभग 25% जो था उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनकी वहां पे उनको पे करना पड़ता था ये अपनी 100 रुपए सैलरी कमा से। रहे हैं तो 25 रुपए उसमें से वहां जा हाँ, रहे हैं। 25 रुपए उनको सोशल सिक्योरिटी में यूके को देना पड़ता था, और अगर शॉर्ट टर्म कमीशन पे वो गए 3 साल वगैरह के लिए, या जाते, ज्यादातर वही जाते हैं, तो उनको फिर उसका बेनिफिट नहीं मिलता, और वापस आते थे तो वो उनका लैप्स हो जाता था। तो अब उनको 3 साल तक के लोगों के लिए जो जॉब में जाएंगे, उनको यह 25% उनका नहीं कटेगा। तो ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, ये एक मेजर अचीवमेंट है शॉर्ट टर्म जॉब सीकर्स के लिए। और प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक ये जो अकाउंटिंग वगैरह है, इन सब के लिए हमने अपने प्रोफेशनल्स को वहां के लिए बायोलेटरल किया कि उनके प्रोफेशनल भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, और हमारे प्रोफेशनल्स भी वहां काम कर सकते हैं। तो मैं एक अभी पीओजी से डिस्कस कर रहा था कि हमने अकाउंटिंग प्रोफेशनल, मैं क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, तो हमने हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशंस के लोगों को, उनको खोल दिया। तो एक फिगर हमारे सामने आज चर्चा में आई कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो ग्लोबली, यानी यूके में भी जो है वो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ही पीयूजी भी ज्यादा चार्टर्ड है। अकाउंटेंट है हाँ। तो ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जी। आईसीएसआई के प्रेसिडेंट वगैरह से भी हमारा डिस्कशन हुआ था, उन्होंने कहा कि वहां पे मेजॉरिटी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही वहां पे काम कर रहे हैं यूके में। तो अगर हम खोलते भी हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे जो यहाँ के डोमेस्टिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग प्रोफेशन के हैं, वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं कि वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोफेशनल्स के लिए खोला है। तो और ये इसलिए मुझे लगता है कि ये सारा जो यूके का है अच्छा है, लेकिन ये अपने आप में कोई इंडस्ट्री को बहुत बड़ा हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट है। हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मोर कॉम्पिटिटिव करना है, स्ट्रेंथन करना है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए लाना है, कॉस्ट का, लो कॉस्ट बेनिफिट के लिए कॉम्पिटिटिवनेस पे लाना है। एमएसएमई सेक्टर को हम लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस टेम्पलेट को लेके अब यूरोप के साथ भी हम कर लेते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट एक्सेस, ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन में एमएसएमई सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी, फ्रूट, फूड प्रोडक्ट्स, ये सब चीजों में हमें एक्सेस मिल जाएगा। और यूएस से हमारा नहीं भी होता, डिले भी होता है, तो हमें उतना उसका इम्पैक्ट हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नहीं पड़ेगा। जरूर यूएस के साथ हमारा बड़ा ट्रेड है, लेकिन यूएस के साथ एक और चीज होगा कि जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, हम उसके लिए भी वेट कर रहे हैं, उनके साथ वो कितने लगाते हैं। अगर हम पे 25 लगाते हैं, उनको 35 लगाते हैं, तो हमें फिर इतना कॉम्पिटिटिव में, कंपटीशन में दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि
इसको पॉजिटिवली लेके चलना चाहिए। और जो लीडरशिप है वो नेशनल इंटरेस्ट के अंतर्गत फास्ट ट्रैक पे अपने इंटरेस्ट को वॉच करना और उस वॉच इंटरेस्ट को स्ट्रांगली लेके बात रखना, उस चीज में भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती है। और फिर ये भी देखना चाहिए कि जब बायलेटरल या मल्टीलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह होते हैं तो गिव एंड टेक है। बहुत सारी चीजें हैं जो यूके की भी हमने एक्सेस दी है, लेकिन कोशिश की है कि उन चीजों, उन सेक्टर्स में आए जो कि हमारे को बहुत ज्यादा हार्म, हमारे मार्केट या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को या डोमेस्टिक ट्रेड को बहुत ज्यादा दिक्कत ना करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आपने बड़े अच्छे से जो है वो सारी बात को समझाया। और दर्शकों से आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई भी कमेंट है वो लिखे, और कोई प्रश्न हो तो वो भी आप बताएं। और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। गोपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।